दोस्तों, आज 2 दिन के अंतराल के बाद आपसे एक बार फिर मुलाकात हो रही है। मैं निजी कारणों से कुछ छुट्टी पे गया हुआ था। लेकिन आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को हमेशा की तरह सीधा संबोधित करूँगा। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग-लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की सरकार एक रहस्यमय किस्म की सरकार है। जितने भ्रष्टाचार और घोटाले इस सरकार के खुफिया तहखानों में दबे पड़े हैं, उतने तो किसी भ्रष्ट पतनशील सामंतशाही के तहखानों में भी नहीं रहे होंगे। मोदी जी बड़े तुर्रे से कहते हैं कि हमारे शासनकाल में किसी घोटाले का पर्दाफाश नहीं हुआ। हो भी कैसे? पर्दाफाश करने वाला मीडिया पूरी तरह से मोदी जी के शिकंजे में जो है। किसी की हिम्मत नहीं है कि वह इस सरकार के भ्रष्टाचारों पर उँगली रख सके। मसले उठते हैं, भंडाफोड़ होता है, लेकिन उसे तुरंत खुसफुसाहट में बदल दिया जाता है और वह खुसफुसाहट भी थोड़ी देर में ठंडी हो जाती है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण उस समय मिला जब कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री के मुख्य मीडिया सलाहकार हिरेन जोशी पर कई गंभीर आरोप लगाए। 2 दिन पहले ही हिरेन जोशी को प्रधानमंत्री दफ्तर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। ये हिरेन जोशी कौन है अभी आपके सामने स्पष्ट होगा और उनके प्रधानमंत्री दफ्तर से बाहर निकाले जाने के मायने क्या हैं, ये भी मैं आपको इस सीधी बातचीत में बताऊंगा। उन्हें क्यों निकाला गया, इस बारे में कुछ भी आधिकारिक रूप से नहीं बताया गया है। दोस्तों, ये हिरेन जोशी वही हैं जो पिछले कई साल से देश भर के मीडिया को मोदी जी की ताल पर कठपुतली की तरह नचाते रहे हैं। जोशी को बाहर किए जाने की खबरें जैसे ही फूटी, देखते ही देखते प्रधानमंत्री के दफ्तर से भ्रष्टाचार की बदबू निकलने लगी। जोशी जी के ऊपर सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटालों का इल्जाम है। मोदी जी का तंत्र भरसक कोशिश कर रहा है कि इस घोटाले की हकीकत के बारे में किसी को भनक तक न लग सके। जोशी जी पर इल्जाम है कि उनके ताल्लुक महादेव बैटिंग ऐप से थे। महादेव बैटिंग ऐप क्या है? दुबई से संचालित ये ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप पिछले 4 साल में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर चुका है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जांच में खुलासा हो चुका है कि इसके 2 मालिकों सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने छत्तीसगढ़ से लेकर गोवा, दुबई तक नेताओं, पुलिस वालों और बड़े अफसरों को हवाला के जरिए बड़ी-बड़ी रकमें बांटी हैं। प्रमोशन के लिए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की शादियां तक स्पॉन्सर की गई हैं। अब इस जांच की आंच दिल्ली तक पहुंच गई है और इसमें नाम आया है प्रधानमंत्री दफ्तर के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हिरेन जोशी का। पवन खेड़ा का आरोप है कि हिरेन जोशी महादेव बैटिंग ऐप के संचालकों के लिए काम करते रहे हैं। कहानी जो छिपाई जा रही है वह इस प्रकार है कि जिस बैटिंग ऐप का जिक्र किया जा रहा है उसका मालिक रव तिहार वाला है जो बंबई में रहता है, दुबई में रहता है। एक कथित आरोप यह भी है कि जोशी ने सतनाम सिंह संधू से राज्यसभा की सीट के लिए 30 करोड़ रुपए लिए। आरोप यह भी है कि उनके बेटे ने रिलायंस इंडस्ट्री से सालाना 3 करोड़ रुपए कमाए। एक महिला हैं हिमानी सूद, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर भी हैं और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की करीबी भी मानी जाती हैं। फिर ये हिरेन जोशी की खास बनी। हिरेन ने इनके लिए एक एक इंडिया माइनॉरिटी फेडरेशन नामक संस्था खोल दी। इस फेडरेशन में सभी इस्लामिक देशों के राजदूतों को जोड़ा गया। कुछ प्रभावशाली ईसाइयों, सिखों, बौद्धों, पारसियों और मुस्लिम धर्मगुरुओं को इसका सदस्य बनाया गया। हिमानी सूद ने उनकी नुमाइंदगी की और 5 फरवरी 2024 को इन सभी को मोदी जी से मिलवाने ले गईं। इसके बाद हिमानी सूद को वेटिकन सिटी के पोप लुई 14वें से भी मिलवाया गया। वहां हिमानी जी मोदी जी की तस्वीर लेकर गईं ताकि तस्वीर के जरिए पोप मोदी जी को 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का आशीर्वाद दे सकें। प्रधानमंत्री की कई विदेशी यात्राओं में हिमानी सूद को ले जाया गया। बहुत बड़े-बड़े लोगों से इनकी मुलाकात करवाई गई। 25 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री की 75वीं सालगिरह पर हिमानी सूद ने मोदी जी की लीडरशिप के नाम मैं हूं भारत नाम से एक अभियान की घोषणा भी की। एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया जिसमें भारत में स्थित सभी इस्लामिक देशों के राजदूतों ने शिरकत की और उसकी मेजबानी भारत के विदेश मंत्रालय और हिमानी सूद ने मिलकर की। आप समझ लीजिए हिमानी सूद कितनी महत्वपूर्ण हस्ती है।
हिमानी सूद को हिमाचल प्रदेश से न सिर्फ टिकट दिलवाने के लिए, बल्कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने के लिए हिरेन जोशी ने बीड़ा उठाया। वे इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मिलने के लिए गए और उन पर एक काम करने का दबाव डाला कि वे हिमानी जोशी को टिकट दें और उसके बाद मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया जाए। दरअसल बात यहीं से बिगड़ गई। नड्डा जी ने जोशी जी की कारस्तानी अमित शाह को बता दी। शाह ने मोदी से बात की और फिर जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय से चुपचाप धकेलकर बाहर कर दिए गए। रातों रात पीएमओ में एक आंतरिक ज्ञापन जारी किया गया, जिसके जरिए हिरेन जोशी के सारे काम अश्विनी वैष्णव और नीरव नाम के पीएमओ अधिकारी को सौंप दिए गए। अखबारों और टीवी में मगर एक लाइन भी नहीं आई। दोस्तों, पवन खेड़ा ने पहली बार इस बात का भंडाफोड़ किया था। पवन खेड़ा ने ही पहली बार इस बात का भंडाफोड़ किया था कि रोज यही हीरेन जोशी विभिन्न चैनलों के मुखियाओं को फोन करते हैं कि आज किस लाइन पे खबरें चलेंगी, किस खबर को क्या स्पिन दिया जाएगा, किसे उठाना है, किसे गिराना गिराना है। न्यूज चैनलों के बड़े से बड़े संपादक, मालिक और न्यूज एंकर जोशी के सामने झुकते रहे हैं। हर चैनल पे इनके ही निर्देश के मुताबिक शब्दशः खबरें चलाई जाती रही हैं। जोशी को प्रधानमंत्री की आंख और कान माना जाता रहा है। जोशी मोदी के दिल्ली आने से पहले यानी 2008 से उनके साथ काम करते रहे। मीडिया के जरिए मोदी जी की महामानव छवि गढ़ने का श्रेय भी हिरेन जोशी को दिया जाता है। द प्रिंट की एक रिपोर्ट बताती है कि हिरेन जोशी पीएमओ में सिर्फ एक अधिकारी ही नहीं थे, बल्कि पीएमओ के सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उन्हें मान्यता मिली हुई थी। ये वही ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हैं जिन्हें विपक्ष और मीडिया पिछले कई सालों से डिजिटल नैरेटिव प्रबंधन, मीडिया दबाव और ऑनलाइन इकोसिस्टम नियंत्रण का मुख्य चेहरा मानता रहा है। यानी वे उस तंत्र का हिस्सा हैं जो शासन और संचार के बीच की रेखा मिटा देता है। कहना ना होगा कि प्रधानमंत्री दफ्तर देश की सर्वाधिक शक्तिशाली प्रशासनिक संस्था है। वह न केवल केंद्र सरकार के कामकाज को नियंत्रित करती है, बल्कि जितनी भी डबल इंजन की भाजपा सरकारें हैं, वे सब पीएमओ के इशारे पर ही चलाई जाती हैं। पवन खेड़ा की इस बात की सच्चाई से कौन इनकार करेगा? हिरेन जोशी सार्वजनिक पद पर थे। प्रधानमंत्री दफ्तर एक सरकारी संस्था है, प्रधानमंत्री की सीधे सेवा करती है, लेकिन है वो एक सरकारी संस्था। उस पर खर्च होने वाला एक एक पैसा भारत सरकार के खजाने से जाता है। हिरेन जोशी सार्वजनिक पद पर थे, इसलिए उनके निजी संपर्क भी सार्वजनिक चिंता का विषय हैं। यह प्रश्न दरअसल बड़े मुद्दे की तरफ इशारा करता है। क्या प्रधानमंत्री दफ्तर के भीतर किसी अधिकारी को अपने निजी कारोबार की छूट है? क्या मोदी के नाम पर स्थापित किया गया हिरेन जोशी का डिजिटल साम्राज्य और उनका निजी बिजनेस एक दूसरे से हितों के मामले में टकराता नहीं है? क्या उनके विदेशी संपर्क सुरक्षा के लिए कोई जोखिम नहीं पैदा करते? इन सवालों को पूछने का हक विपक्ष और जनता दोनों को है। पारदर्शिता लोकतंत्र की जान होती है। हिरेन जोशी ने अगर वह सब किया है जो आरोप लगाया जा रहा है, तो इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? पर इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय को अपने किसी प्रमुख अधिकारी पर लिखे संगीन आरोपों के बारे में पारदर्शी रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए? यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है, यह तो भारतीय राज्य का संचालन करने वाले सबसे बड़े निकाय के विश्वास तंत्र, जवाबदेही और संस्थागत सुरक्षितता का प्रश्न है। हिरेन जोशी विवाद बताता है कि भारत में सत्ता के आसपास एक डिजिटल छाया तंत्र आकार ले चुका है, और जब ऐसे तंत्र पर आरोप लगते हैं, सवाल उठते हैं, तो देश को सिर्फ आरोप नहीं, स्पष्ट, तथ्यपरक और तुरंत जवाब चाहिए। प्रधानमंत्री दफ्तर की चुप्पी संदेह पैदा करती है। यह चुप्पी जितनी लंबी होगी, सवाल उतने ही गहरे होते चले जाएंगे। समझा जा रहा है कि बैटिंग ऐप और हिरेन जोशी का समीकरण इतना छोटा भी नहीं है। अफवाहें उड़ रही हैं कि इसके तार हितेश जैन, जो लॉ कमीशन के मेंबर थे, से भी जुड़े हो सकते हैं। जैन की नियुक्ति अभी कुछ दिन पहले ही अप्रैल 2025 में हुई थी, लेकिन अक्टूबर के अंत तक उनका इस्तीफा हो गया। इन्हें हिरेन जोशी का करीबी माना जाता था। सोशल मीडिया पर अफवाह है कि लॉ कमीशन के जरिए बैटिंग कानूनों में ढील दिलाने की कोशिश की गई थी। जैन का बंगला फटाफट खाली करवा लिया गया। एक दूसरा नाम भी चर्चित हो रहा है, वह है नवनीत सहगल का, जो प्रसार भारती के चेयरमैन थे।
2 दिसंबर को उनका अचानक इस्तीफा ले लिया गया, जबकि उनका 1 साल का कार्यकाल अभी बाकी था। नवनीत सहगल उत्तर प्रदेश के हर मुख्यमंत्री के चहेते रह चुके हैं। सहगल पर भी उँगली उठ रही है, पर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इस बेटिंग ऐप और हिरेन जोशी वाले मामले में उनकी सीधी भूमिका क्या है? यह कोई पहली बार नहीं है कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार के मामलों पर पर्दा डालने में लगी हुई दिखती है। ऐसे प्रकरणों की सूची बहुत लंबी है। खबरों पर नजर रखने वाले श्रोताओं को याद होगा कि केंद्र सरकार के स्किल मंत्रालय के भीतर उसकी स्थापना के शुरुआती दौर में ही एक घोटाला हुआ था। स्किल सेंटरों को खोलने के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी खजाने से धन खर्च हुआ था, पर ये सेंटर कागज पर ही खुले। इस मसले को दबा दिया गया। बाद में इस मंत्रालय के इंचार्ज मंत्री को भी चुपचाप हटा दिया गया। इसी तरह बिहार में एक के बाद एक गिरे कई पुलों के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को भी छिपा लिया गया। मध्य प्रदेश के व्यापक घोटाले की चर्चा तो सभी ने सुनी होगी। प्रतिरक्षा सामान की खरीदी में हुए घोटालों के भी बहुत से आरोप लगे हैं। भाजपा जिस तरह पूंजीपतियों से माल लेकर अपना खजाना भरती है और बदले में कारपोरेटों को भारी भारी सब्सिडियां मिलती हैं, यह तथ्य भी सभी को पता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला तो एक ऐसा घोटाला है जिसे खुलकर किया गया, और जब सुप्रीम कोर्ट ने उसे गैरकानूनी ठहरा दिया तो फिर चुप्पी साध दी गई। दोस्तों, आज की सीधी बात आप यहीं तक। इसे खत्म करने से पहले मैं आपको अपने चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूँ। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, जिसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊँ, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूँ या आपके सुझावों पर चर्चा करूँ, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनते हैं, तो आप मेरी वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएँगे। आपकी बातों का मैं जवाब दूँगा। आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूँगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूँगा। आज के लिए तो इतना ही। धन्यवाद।